वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे आज हम ईवीएस का वो पेपर फर्स्ट ही है और प्रीवियस ईयर पेपर है हमारा 2018 का। 15 क्वेश्चंस हम पहली क्लास में करा चुके हैं और अब हम 15 क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। 76 क्वेश्चन। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? पहला पल्लव राजवंश ने, दूसरा चोल राजवंश ने, तीसरा चालुक्य राजवंश ने, चौथा काकतीय राजवंश ने। किसने बनवाया था? देखिए गोलकुंड के किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने कराया था। किसने कराया था? काकतीय राजवंश ने करवाया था। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह था। इसका संस्थापक कौन था आपको पता होना चाहिए। कुली कुतुब शाह था। उन्होंने क्या किया था कि साम्राज्य की जो राजधानी थी, उन्होंने गोलकुंडा 17वीं शताब्दी के तक हीरे के विश्व प्रसिद्ध बाजार के रूप में प्रसिद्ध की थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि चार मीनार व हुसैन सागर झील अवस्थित है यहाँ पर ही। और यह इस किले में क्या होता है कि मरम्मत कराने का श्रेय प्राप्त किसको जाता है? रुद्र प्रताप को जाता है। तो इतनी आपको ये जानकारी बहुत है कि गोलकुंडे किले में किसने बनवाया था? तो काकतीय राजवंश ने बनवाया था। और यहाँ की जो 17वीं शताब्दी थी उसमें क्या चीज़ थी? तो हीरे के विश्व प्रसिद्ध बाजार के रूप में प्रसिद्ध था ये। और यहाँ पे कौन कौन सी जगह थी अवस्थित थी? चार मीनार थी और हुसैन सागर झील अवस्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 77 क्वेश्चन है कि 15 जी मिलीलीटर घनत्व 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? पहला 12 जी, 18 जी या फिर 45 जी या फिर 5 ग्राम। क्या होगा? देखिए, जो हमें निकालने के लिए हमें देखिए घनत्व दिया हुआ है, हमें आयतन दिया हुआ है, हमें निकालना क्या? हमें द्रव्यमान निकालना। तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान अगर बराबर करेंगे तो घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। तो 15 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 78 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण या संवेग? कौन सी है? अदिश राशि पूछी है। देखिए, इसके बारे में बताती हूँ कि जिस भौतिक राशि में मात्रा या परिमाण दिया होता है, दिशा दोनों निहित होते हैं, उसमें उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे क्या होती हैं? वेग, बल, संवेग, भार, गुरुत्वाकर्षण, है ना। और इसके विपरीत जिस भौतिक राशि के परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। इन्होंने पूछा क्या है आपसे? अदिश राशि पूछी है। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें दूरी होता है, चाल होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और आदि होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बताइए, अदिश भी बता दी मैंने आपको, सदिश भी बता दी। देखिए, सदिश में गुरुत्वाकर्षण आता है आपका, ठीक है, संवेग आता है आपका, भार आता है। किसमें? सदिश राशि में। तो बचा कौन सा हमारा? बी ऑप्शन, द्रव्यमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 79 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? हाँ जी, क्या कहलाती है? उत्तल, अपारदर्शी, पारभासी या तपारदर्शी? क्या कहलाती है? एक ऐसी वस्तु है जिसमें से कोई भी प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, वो क्या कहलाती है? देखिए, जो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे कोई प्रकाश किरण नहीं गुजरती है, वो क्या होती हैं? प्रकाश की किरणों को आर पार नहीं होने देती। उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी किरणें कहती हैं, जो किरणों को आर पार नहीं जाने देती हैं। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अपारदर्शी जो आर पार जाने देती हैं। देखिए, तो जैसे कि कौन कौन सी होती हैं ये अपारदर्शी? लकड़ी का गुटका होता है, दीवार होती हैं, ठोस वस्तुएं होती हैं जिनके माध्यम से नहीं हो पाता है। फिर वही पारभासी की अगर हम बात करते हैं तो वस्तुएं कैसी होती है? धुंधली दिखाई पड़ती हैं, जबकि पारदर्शी में वस्तुएं आर पार दिखाई देती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, इसमें प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती हैं। ठीक है, पारदर्शी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 80 क्वेश्चन है आपका कि
पृथ्वी की सतह पर किस वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? 10 n, 16 kg, 10 kg या 69 n? क्या होगा बताइए। देखिए, किसी वस्तु का भार मतलब वेट वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके गुरुत्वाकर्षण मतलब जी के गुणनफल के बराबर होता है। पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का भार, ठीक है, तो इसका क्या होता है कि इन सब पर जो पृथ्वी का स्थित किसी वस्तु का भार होता है चंद्रमा पर स्थित वस्तु का भार के 6 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको कौन क्या लगता है कि क्या होगा जब 6 गुना, मैंने बता दिया आपको कि हो जाता है। और पृथ्वी का जो चंद्रमा दोनों सतहों पर द्रव्यमान बराबर होता है, तो इसमें क्या होगा जब दोनों सतहों का मान बराबर रहता है, पृथ्वी पे भी चंद्रमा पे भी, तो सिंपल सा आंसर है कि हमारा 10 kg ही होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 81 क्वेश्चन में चलते हैं। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलय की विघटन दर डैश पर निर्भर करती है? भार पर, दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर। किस पर निर्भर करती है? देखिए, एक बोला गया है कि एक विलय है जिसकी विघटन दर डैश पर निर्भर करती है। किसके निर्भर करती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि तापमान से विलय के पदार्थों का विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है, जिससे पदार्थों के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिससे विघटन दर प्रभावी होती है। क्या होती है? प्रभावी होती है। तो क्या होगा बताइए। मैंने बताया ना, तापमान के विलय के पदार्थ पर। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ना तो ये भार पे निर्भर करती है, ना दाब पे और ना ही सतह पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 82 क्वेश्चन है आपका। देखिए, दिख रहा होगा आपको सही से। हाँ जी, देखिए, बोल रही है सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? पहला, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। दूसरा, कक्षा में बहस आयोजित करना। तीसरा, समूह चर्चा करना। चौथा, पोस्टर बनवाना। देखिए, जो सुषमा है वो क्या चाहती है कि छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। कैसा बनाया जाए? संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? देखिए, कक्षा में हम बहस कराएंगे तो वो संवेदनशील कैसे बनेंगे? तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा आपका। फिर अगर आप बात करते हैं कि समूह चर्चा कराई जाए, हाँ, समूह चर्चा हो सकती है कि ऐसे पेड़ों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, मगर ये नहीं कि हम उस पर ही डिस्कस करा रहे हैं। सबसे उपयुक्त पूछा है। फिर पोस्टर बनाना, हम पोस्टर के माध्यम से ही बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे बच्चों को, पोस्टर में बता सकते हैं, मगर सबसे उपयुक्त पूछा गया है, मतलब एकदम मोस्ट। तो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको क्या हो गया? हाँ, ठीक है, चलिए, ठीक है, ना तो ये होगा ना ही ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, देखिए, बोल रहा है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? क्या है? नहीं है। ओके, पहला है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वो पीड़ित थे। सेकंड है, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। थर्ड है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। फोर्थ है, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। कौन सा होगा? देखिए, अभय ने क्या किया है? अभय के द्वारा अपने छात्रों से उन्हें बीमारियों के बारे में समूह में एक सर्वेक्षण करने से बच्चों को जाना कि उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे कि वे पीड़ित थे। अब क्या होगा कि जो समुदाय के मध्य बातचीत का अवसर मिला, इतना ही नहीं, बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में जो मदद मिली, इस प्रकार के नव चेतना भी लोगों के मध्य कायम की, किंतु बच्चों को डाटा हैंडलिंग में समझने और एक साथ काम करने में सक्षम नहीं बनाया। अतः कौन सा होगा बताइए? देखिए, बच्चों को इन्होंने क्या किया? इससे समुदाय को उन बीमारियों समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। सही बात है, इससे समुदाय के साथ बातचीत करने पर उन्हें अवसर मिले, हमने आपको समझा दिया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ये भी हमने आपको बता दिया। मगर बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने के साथ काम करने में सक्षम बनाया, ये चीज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे
84 क्वेश्चन देखिए दिख रहा होगा। बोल रहे हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। प्रिया ने क्या किया? बच्चों के अनुभव को पूछा। जब उन्होंने कभी आपदा स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण, कौन सा है? देखिए, मेरी समझ से उन्होंने क्या किया है, बच्चों को समझाया है सड़क दुर्घटना के बारे में। बच्चे जानते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण या संज्ञानात्मक या तो उन्होंने अन्वेषण किया है। क्या किया है? अन्वेषण। अब कैसे किया है, अब आपको ये समझा देती हूँ। क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में जब प्रिया ने बच्चों से आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के बारे में अनुभव जाना, तो उन्होंने इसके पश्चात बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। क्या पूछे? कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने मौजूदा समझ का आकलन किया तथा सुरक्षा पहलुओं पर विभिन्न सुरक्षा दिशा निर्देशों का देखा, चर्चा की। प्रिया द्वारा अपनाया गया ये दृष्टिकोण क्या कहलाता है? अन्वेषण दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इस क्रम में सुरक्षा के उपायों को जानने की इसलिए समझ मिलती है, तकनीकियों की समझ मिलती है, समाचार पत्रों के अनुभव मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों से बच्चे अपनी सोच का करते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए 85 क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। सेकंड है, यह सस्ता और सुलभ है। तीसरा है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। चौथा है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्या बोला है? समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन, क्योंकि देखिए इतनी देर से हम पढ़ा रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या करते हैं हम लोग, वास्तविक परिस्थिति में बच्चों को सीखने के अवसर देते हैं। बच्चों को जो खुद से बच्चों को सीखने के अवसर मिलते हैं उससे बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखने हैं। तो 4th क्वेश्चन सही हो। 4th क्वेश्चन 85 का 4th ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए कोई भी समुदाय में उपलब्ध समान ज्ञान और बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। जी नहीं, गलत हो जाएगा। यह सस्ता और सुलभ है। भाई एक समुदाय में पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो सस्ता हो जाता है या सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। बच्चों को नॉलेज मिलती है, उनको उनका काम पहले से बेटर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बुजुर्ग लोग बहुत ही ज़्यादा वैसे होते हैं तो कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं। तो एक समुदाय में बैठने से ये सब चीज़ें नहीं होती। सबसे आपसे अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंट तो आपका 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 86 क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। देखिए बोल दिया है बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ऐसा तो होगा ही नहीं। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है, ये तो कट पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना तो यही सही होगा हमारा। हम लोग पाठ्य पुस्तक में ही रहते हैं। ठीक है, तो पाठ्यचर्या से बाहर जाना। और देखिए बोल रहा है कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंतनाओं को से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये हटा दीजिए। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका 2nd ऑप्शन है। मैं आपको समझा देती हूँ कि क्यों है, वरना आपको लगेगा बताया नहीं। क्योंकि देखिए जब हम ईवीएस का क्लास में कक्षा में अधिगम का लाते हैं, बच्चों को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ते हैं, उसे समृद्ध बनाने का तात्पर्य पाठ्यचर्या पुस्तकों से बाहर जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसका आशा है कि बच्चों को कुछ वास्तविक दैनिक जीवन से हम लोग जोड़ते हैं, बाहर के माध्यमों से समझाते हैं। इससे शिक्षण रुचिकर होता है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है, समझने की क्षमता का विकास होता है। मगर 2nd में बोल दिए पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, मतलब ये क्या बात होगी? हम भाई किसी भी क्लास को पढ़ाएंगे तो हम उसको एक क्या कर देंगे, क्लास से अपने उस टॉपिक से जोड़ कर ही पढ़ाएंगे ना। फिर चाहे हम उसको बाहर पर्यावरण से लेकर रिलेट कर दें या उसके वैश्विक जीवन से रिलेट कर दें, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण में ला दें, है ना। तो क्वेश्चन को समझना था, वो आपको समझ में आया होगा। देखिए 87 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। बोल रहा है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं।
क्या करते हैं, एकल परिवार का गठन करते हैं, पिता माँ बच्चे, ठीक है, गठन करते हैं। और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ आ रहते हैं तो यह एक विस्तृत परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की अवधारणा को किसी तरह सिखाया जाना चाहिए। सेकंड, परिवार की परिभाषा गलत है। तीसरा, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। चौथा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो समावेशी नहीं है, ये तो आपको फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपको देखते ही कट कर देना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि सबको मिलकर कराना है, तो फोर्थ ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील नहीं है, वो बच्चों को क्या कर रही है, समझा रही है, तो ये भी नहीं होगा। फिर परिवार की अवधारणा को किसी तरह सिखाया जाना चाहिए। भाई बच्चे जो हैं वो तो अपने जीवन अपनी फैमिली से निकल कर ही विद्यालय आते हैं, तो बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता होता है कि क्या दादा है, कौन दादी है ना। तो ये भी आपके गलत। परिवार की परिभाषा गलत है, ये कैसी बात होगी कि परिवार की भाषा गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए रमा जो कर रही है वो कक्षा 3 के छात्रों को यह बता रही है कि माता पिता तथा बच्चे एक एकल परिवार का निर्माण करते हैं, और जबकि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ होते हैं तो विस्तृत परिवार कहा जाता है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। कक्षा में विभिन्न सोच व क्षमता वाले बच्चे शामिल होने चाहिए। समावेशी शिक्षण दृष्टिकोण के अभाव में बच्चों में समझने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। ये मैंने आपको बताया कि बच्चों की जो क्षमता होती है वो खुद ही उनके अंदर निहित होती है, क्योंकि बच्चा जब विद्यालय आता है तो हम लोगों का प्राइमरी अगर पूछा जाता है तो कौन सा होता है, बच्चों का फैमिली ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 88 क्वेश्चन पे 88 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। पहला श्यामपट्ट का उपयोग, दूसरा चित्र पढ़ाना, तीसरा फिल्म भ्रमण, या चौथा ये सभी। कौन सा होगा? देखिए हम बच्चों को ईवीएस की कक्षा में इन सभी विधियों से पढ़ाते हैं। हम बच्चों को श्यामपट्ट का भी उपयोग करके दिखाते हैं, हम उन्हें चित्र भी दिखाते हैं, हम उन्हें फील्ड भ्रमण पे भी लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा कहती है कि बच्चों को जोड़कर पढ़ाना है, पर्यावरण से, क्लास से भी, और बच्चों को जो भी पढ़ाना है वो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना है, जिससे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगे। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 89 क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, क्या है? विषयगत, एकीकृत, समावेशी या सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों के सभी समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। कैसा बन सकता है बताइए? देखिए विषयगत भी होता है, एकीकृत भी होता है और समावेशी भी होता है। क्योंकि हम एकीकृत की बात करते हैं तो अलग अलग जगहों से जो बच्चे आते हैं उनको भी हम एक जगह करवाते हैं, समावेशी शिक्षा में भी हम एक जगह करवाते हैं। विषयगत होते हैं उनको भी लाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विषयगत और एकीकृत तथा समावेशी ऐसा होने से बच्चों में सीखने का अवसर कक्षा के साथ मिलता है, विषयों के साथ मिलता है, कक्षा के बाहर के परिवेश से भी मिलता है। बच्चों की समझ विकसित होती है, बच्चों में मनोरंजन पूर्वक व रुचि पूर्वक होकर तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं सारे, और बच्चों की बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 90 क्वेश्चन है अब आपका। 90 क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला ऑप्शन है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। सेकंड कि यह एक अवैध कार्य है। तीसरा सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। चौथा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। कौन सा होगा? क्योंकि इसमें बोला है कि सपेरों का अध्याय है, क्या है? सपेरों पर है कि इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना, संवेदनशील बनाना है। तो ये पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। ये ऐसा नहीं है कि हम पशुपालन नहीं करते, हम करते हैं, बढ़िया, सभी जानवरों को पाल, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर कि यह एक अवैध कार्य नहीं है। जो अगर हम किसी जानवर को पाल रहे हैं तो अवैध नहीं है, मगर आपको एकदम सही चीज को पकड़ना है कि कहना क्या चाह रहा है। सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे उन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। देखिए जब सपेरों का एक अध्याय है, इसमें बच्चों को जागरूक करना, संवेदनशील बनाना है, सांपों को नुकसान न पहुंचाएं, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है।
इससे क्या होता है कि इसके माध्यम से यह सभी बातें जो होती हैं प्रयास किया जाता है कि सपेरों को सरकार द्वारा आजीविका उपलब्ध कराए जाने पर स्वयं कोई आजीविका का साधन खोजने के उपरांत क्या करें, सांपों को उनके उचित वातावरण अर्थात वनों में छोड़ने का प्रयास होना चाहिए। यह जागरूकता संवेदनशील को व्यक्त करता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई सांप देखा, आपने मार लिया, फिर आपने उसके खाल को निकाल लिया, आपने उसको कुछ करने लगे, तो ये चीज़ नहीं, क्योंकि भाई उनमें भी तो जान है, ठीक है। तो जानवरों को नहीं मारना है, जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाना है, ये हम बच्चों को बताते हैं। तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें अपनी जैविका से वंचित नहीं करना चाहिए, उनको विकल्पों का प्रदान करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। चलिए, अगर सेशन पसंद आए, ये मैप आपका था, मैप देख सकते हैं, मैप को ज़रूर देखिए क्योंकि मैप के माध्यम से ही आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए, नहीं लग रहा है तो भी बताइए, ठीक है। थैंक यू।